हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और करंट अफेयर्स को भी बढ़िया अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 2 वीक्स के जो हमने पीछे जनवरी का पढ़ा है उसके लिए आपके एक मैराथन सेशन लेके आएंगे, जिसमें आपके लिए 4 वीडियोस बनेंगी टोटल, और एक वीक को हम 2 वीडियोस में डिवाइड करेंगे। तो जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से नहीं देखा करंट अफेयर का सेशन, स्टार्टिंग से नहीं देखे, तो वो इन सेशंस को, इन वीडियोस को जरूर देखे, ताकि उसको पूरे वीक का, जो पूरे मंथ का जो करंट अफेयर का क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाएगा, और सब उसको जो है जितना करंट अफेयर उसके वीक में या पूरे मंथ में जितना भी था वो उसके लिए बेनिफिशियल हो गया। उसके लिए वीडियो हम लेके आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोस को बराबर देखेंगे आप अच्छे से, और हम 2 वीक की वीडियोस को हम लोग 4 डेज में कन्वर्ट करके आपको लिए थोड़ा प्रिसाइज करके लाएंगे, ताकि एक ही वीडियो में आपके ऊपर सारा बोझ ना आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैराथन का सेशन पहली वीडियो के साथ। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरो PSLV C6 दिसंबर, रिलीज्ड ऑन दिसंबर 30, 2024। 30 दिसंबर को इसरो ने एक स्पेस मिशन लॉन्च किया था, जो PSLV C6 रॉकेट से लॉन्च किया था, जिसका नाम था स्पेडेक्स। ठीक है, स्पेडेक्स नाम का एक मिशन लॉन्च किया था इसरो ने, जो कि PSLV C6 एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया, और इसमें 2 मिनी एयरक्राफ्ट थे, जिसका एक का नाम था चेसर और दूसरा टारगेट। दीज आर द 2 मिनी एयरक्राफ्ट जो PSLV 69 सैटेलाइट जो एयरक्राफ्ट था उसके साथ, जो रॉकेट था उसके साथ लिंक्ड अप थे। और इस प्रोग्राम का जो इसरो का जो मेन मोटिव था, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, इसके भेजने का क्या मतलब था? इसके भेजने का मतलब ये है कि इंडिया जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में एक एक्सट्रीम लेवल की रिसर्च करने के लिए ये वाला जो है, ये इसने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया, जिसमें ये जो डॉकिंग करेगी, मतलब इन स्पेस डॉकिंग करेगी कि दूसरे स्पेसशिप जितने भी हैं उनके साथ डॉक करके, उनके साथ मिल के, उनको कनेक्ट करके अपना एक इन्वायरमेंट पूरा तैयार करेगी, जिसमें इंडिया जो है वो 4th नंबर पे है वर्ल्ड में, जिसने इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो है वो स्पेस में भेजी है। ठीक है, इसके थ्रू हमें ओवरऑल स्पेस रिसर्च का पता चलेगा, और हम अपना स्पेस में जो भी हम लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम लोग उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी इस सैटेलाइट के थ्रू हमने भेजी है, और हमें हर खबर जो है, हर चीज के बारे में पता चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो इसका प्राइमरी इसका मिशन यही है, टू डेमोन्स्ट्रेट इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको कहा कि कनेक्ट करके पूरा, और स्पेस में जितना भी हमारा इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, जितने भी स्पेस मिशन हमने भेजे, उनको डॉक करके उनका जितना भी डाटा कलेक्टिवली वो कलेक्ट करना। ठीक है, इस स्पेस का जो है वो प्राइमरी मिशन यही है। ठीक है, चलिए एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। PSLV 60 मिशन लॉन्च हुआ था कब? दिसंबर 30, 2024 को रात के 10 PM पर, रात 30 दिसंबर 10 PM। ठीक है, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ये वाला टॉपिक एक बार शायद 8-10 दिन पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया था कि ये एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो लॉन्च होने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू डेमोन्स्ट्रेट इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी यूजिंग 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट SDX-01 चेसर एंड SDX-02 टारगेट इन ए लोअर अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू डेमोन्स्ट्रेट इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। किसका? स्पेडेक्स का। और इसकी जो भेजने वाली संगठन है वो है इसरो, और PSLV C6 जो है ये रॉकेट के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, और इसका ये नाम है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्पोर्ट डिड हेमंत मुडप्पा बिकेम द फर्स्ट एथलीट्स टू विन 15 नेशनल टाइटल्स? सबसे पहले आपको बता दूं कि हेमंत मुडप्पा जी हैं, जिन्होंने इसमें से कौन से स्पोर्ट्स में जो है वो 15th नेशनल टाइटल जीता है, जो कि बात कीजिए कि 15 मतलब नेशनल टाइटल्स जो है इन्होंने ऑलरेडी जीते हैं, ये 15th है जो इस बार जीता है। ठीक है, तो कौन सी स्पोर्ट्स में, कौन सी इसमें से किस स्पोर्ट्स में उन्होंने जीता है? तो उन्होंने जीता है मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग। क्या होता है मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग? आपने देखा होगा, पहले एक ट्रैक होता है, ठीक है, लंबा सा ट्रैक होता है, कर्व ट्रैक इस टाइप के, जिसमें मोटरसाइकिल्स की रेसिंग होती है। तो उस स्पोर्ट्स में जो है वो इन्होंने जो है टाइटल जीता है। किसने? हेमंत मुडप्पा। तो उसके बाद अगर बात की जाए कि ये इंडिया में कब शुरू हुआ, तो ये इंडिया में स्टूडेंट्स 2002 में फर्स्ट नेशनल गेम लगी थी मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग की, जो कि मुंबई में थी। ठीक है, मुंबई, समझे? चलिए, तो इसके ये सब देखने के बाद ये पता चलता है कि ये जो हेमंत मुडप्पा है, ये फर्स्ट इंडियन एथलीट्स हैं, इंडियन एथलीट हैं
जो कि जिन्होंने 15 नेशनल टाइटल जीते हैं किसमें, मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में। ठीक है, चलिए एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं फिर बात करते हैं। हेमंत मुंडप्पा secured his 50th national title on December 29, 2024 at fourth and final round of the MMSC FMC Indian National Motorcycle Drag Racing Championship 2024 at the Madras International Circuit MIC। और ये मैच कहाँ पे हुआ, मद्रास में, मद्रास। ठीक है, चलिए तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो भी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग है। विच इंडियन प्लेयर वन ब्रॉन्ज मेडल एट द किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 में कौन से इंडियन प्लेयर ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए तो बात करते हैं कि इसमें से बैडमिंटन के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ कि बैडमिंटन जो है वो नेशनल गेम है इंडोनेशिया की। ठीक है, उसके बाद इस बार की जो किंग कप मैच हुआ है वो है बैंकॉक में। ठीक है, बैंकॉक में जो इस बार का किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का मैच जो कि हुआ है, और इसमें एक बार रिपोर्ट देख ले फिर आपको बताएंगे। लक्ष्य सेन स्कोर्ड ब्रॉन्ज मेडल एट द इनॉग्रल किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024। इसने डिफीट किया किसको, एलेक्स लैनियर, जो कि in straight games to win approximately 36 lakhs। ठीक है, सेन नैरोली लॉस्ट द सेमीफाइनल 1921 टू चाइना जो है, इन्होंने सेमीफाइनल हार गए जिसकी वजह से ये तीसरे नंबर पे रहे। ठीक है, he regionally world junior championship in the third place playoff। Sen started strong leading 6-1 and regained control of your light tie up 10-10। ठीक है, चलिए तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है लक्ष्य सेन, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है थर्ड आके किसमें, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रिसेंटली न्यूज में आई थी वो कौन सी स्टेट में पाई गई है। सबसे पहले आपको बता दूं पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मशहूर है किस वजह से, कि दुनिया के वन हॉर्न राइनासोर्स, ठीक है, वन हॉर्न राइनासोर्स जो जिनके एक सिंग, जो राइनासोर्स के जिसका एक सिंग होता है, वो सबसे ज्यादा जो है पूरी कंट्री में, इंडिया में सबसे ज्यादा किसी अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं तो वो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको जो इसीलिए फेमस है कि वहां पे सबसे ज्यादा पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनासोर्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से स्पीसीज जैसे टाइगर, एलिफेंट्स वगैरह इस टाइप के बहुत से जानवर जो कि वो जहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कि ये कौन सी कंट्री में, एक बार रिपोर्ट देखते हैं फिर आपको पता चल जाएगा। आसाम इंट्रोड्यूस एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड्स नियर पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मोरीगोम। ठीक है, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ गुवाहाटी, आसाम। इट इज एस्टैब्लिश इन 1998। 1998 में ये एस्टैब्लिश, स्पैन्स 48.81 स्क्वायर किलोमीटर, 48.81 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है और 1998 में ये एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, उसके बाद बात की जाए ब्रह्मपुत्रा का ये पार्ट है जो कि इंक्लूड इसमें आता है क्या, पोबितोरा रिजर्व फॉरेस्ट एंड राजमा योग सेंचुरी। ये जो है वो स्मॉल हिल्स के साथ जो है वो सराउंडेड है, जो हिल्स हैं कासासिला, हथमी, मुराई, बोहा, करदिया, गोवर्धन एंड पनबारी। उसके बाद अगर बात की जाए कि जो मैंने आपको बताया था ये फेमस किस लिए है, वन हॉर्न राइनोसोरस जो है इंडिया में सबसे ज्यादा इसी जगह में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कहाँ में पाई जाती है, ये है असम में। ठीक, चलिए गुवाहाटी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसका ओवर व्यू देख लेते हैं दोबारा से। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, तो बात की जाए अगर पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये इसलिए फेमस है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोसोर्स पाए जाते हैं, एक सींग वाले राइनोसोर्स इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और उसके बाद बात की जाए अगर, तो ये ब्रह्मपुत्रा का कुछ पार्ट है इसमें। और उसके बाद अगर इसके बारे में और देखें तो ये एस्टैब्लिश 1998 में हुई। टोटल स्क्वायर एरिया इसका 48.81 है। ठीक है, चलिए और ये कुछ छोटी घाटियों के साथ ढकी हुई है। ठीक है, चलिए और ये कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे है ये, आसाम में। ठीक है, आज लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज रिपोर्टेड द नोरो वायरस आउटब्रेक इन दिसंबर 2024। चलिए स्टूडेंट्स, नोरो वायरस जो है वो कौन सी कंट्री ने उसकी न्यूज जो है वो अपने उसके सिम्टम्स की न्यूज की, या इस टाइप की कोई बीमारी है वो कौन सी कंट्री ने या कौन सी जगह में यहाँ ये हुई। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए नोरो वायरस की, तो ये इसको नॉरवाक वायरस भी बोलते हैं। नॉरवाक वायरस, या इसको बोलते हैं विंटर
विंटर वोमिटिंग या नॉर्वाक वायरस। देखिए इस वायरस के जो है सिम्टम्स वो भी ऐसे हैं कि आपको स्वेलिंग होगी फेस पे आपके, और आपको जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर, और कोल्ड में सर्दियों में ये वायरस जो है वो ज़्यादा अटैक करता है, और इसके थ्रू आपको जो है बहुत ही ज़्यादा आपको कोल्ड और फीवर और इस टाइप के सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और ये सबसे पहले कौन सी कंट्री में देखने को मिला, इसके बात करते हैं। तो ये सबसे पहले जिस कंट्री ने इसका रिपोर्ट किया वो किया यूनाइटेड स्टेट्स ने। यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा कि have risen sharply 91 केसेस इस दिसंबर में लगभग 91 केसेस जो है इसके लिए, अप फ्रॉम 69 इन लेट नवंबर, और 69 थे कब, नवंबर में इसके केसेस। ठीक, नोरोवायरस हाईली कंटेजियस वायरस काजिंग गैस्ट्रोनेटिक्स आल्सो नोन एज स्टोमक फ्लू और विंटर वॉमिटिंग बग। इससे जो है गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम जिसको स्टोमक फ्लू बोलते हैं, और विंटर वॉमिटिंग बग्स। ठीक है, इट अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड स्प्रेड क्विकली थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर सरफेसेस और क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक है, गंदे पानी से, खाने से, या किसी के साथ क्लोज, अगर इसको किसी इंसान को ये वायरस हुआ है तो उसके क्लोज अगर कोई जाएगा, जैसे सेम कोरोना वायरस था उसी टाइप के सिम्टम्स है। ठीक है, तो इसमें लेकिन थोड़ा ये है कि इसमें गैस्ट्रोनेटिक्स मतलब पेट में जो बीमारी पैदा होने का इसमें ज़्यादा चांसेस है। ये जो है इस तरीके के इसके जो आप कह सकते हो कि सिम्टम्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी वजह से 90% ऑफ वायरल गैस्ट्रोनिक्स और डेथ्स एंड नियरली 50% ऑफ केसेस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जो मतलब 90% गैस के केसेस, गैस्ट्रोनॉटिस के केसेस, और 50% लगभग दुनिया में इसी की वजह से होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे पहले कहाँ पे पाया गया, यूएस में। चलिए, तो अगर कुछ और बात की जाए इसके बारे में, तो इसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है। वैसे ही अगर आप अपना हाइजीन क्लियर रखेंगे, जैसे कोरोना वायरस में आप अपना हैंड वॉश वो सब प्रॉपर तरीके से करते थे, उस तरीके से इसका प्रिवेंशन होगी। और इसकी जो है मेडिसिन भी ऐसा जितनी हाई मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे पहले सेल्फ प्रिवेंशन इसकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और लगभग अगर बात की जाए कि कितने केसेस इसके, कितने केसेस ओवर वर्ल्ड में इसके कितने केसेस हैं, 685 मिलियन केसेस जो हैं वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से इसी के कारण होते हैं। किसके, नोरो वायरस के कारण 685 मिलियन केसेस। ठीक है, पूरी वर्ल्ड में। और अगर और बात करें इसके बारे में, तो लगभग इससे पहले 20 लाख यानी कि 2 मिलियन पीपल्स की डेथ हो गई इस वायरस की वजह से। तो अपना हाइजीन मेंटेन करने का बहुत ज़रूरी ख्याल रखें, खास करके सर्दियों में। और इसको आप याद रखें कि नॉर्वाक वायरस, विंटर वोमिटिंग, या इसको जो है स्टोमक फ्लू भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार पूरा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा आज हमने। सबसे पहले देखिए कि इसरो का जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, भेजने का PSLV-6। तो इसरो का इस मिशन का नाम है स्पैडेक्स, जिसका मिशन यह है कि इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना और स्पेस में अपना जो है वो एक टेक्नोलॉजी एडवांस करना। ठीक है, और उसके तहत जितना भी अपना रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च और भी जितनी भी रिसर्चेस हैं वो अपनी जो है कंप्लीट करना। ठीक है, और ये कहाँ से इसने ऑपरेट किया, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा कि हेमंत मुदप्पा ने कौन सी स्पोर्ट में जो है, कौन से स्पोर्ट्स में जो 15 नेशनल टाइटल्स, 15 नेशनल टाइटल्स जीते हैं। और इंडिया में वो पहले ऐसे इंसान है जो इसमें 15 नेशनल टाइटल्स उन्होंने जीते हैं। और इंडिया में ये 2002 में स्टार्ट हुआ क्या, ये मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग। ठीक है, 2002 में मुंबई में, और इन्होंने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में जो कि 15 टाइटल जीते। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन से इंटरनेशनल बैडमिंटन है जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है इस बार के 2024 में। तो उनका नाम है लक्ष्य सेन, जिन्होंने ब्रोंज मेडल थर्ड जो आए हैं, उन्होंने सेमीफाइनल हार गए थे वो चाइना से, और उन्होंने थर्ड आके, और ये जो बैंकॉक में थाईलैंड में ये जो इसका इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, और ये आसाम में लोकेटेड है, और वन ऑफ दी मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड किस स्पीशीज के साथ पॉपुलेटेड है, वो है अपना वन हॉर्न राइनोसोरस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज द रिपोर्ट नोरोवायरस आउटब्रेक इन दिसंबर, विच कंट्री रिपोर्ट्स। नोरोवायरस की रिपोर्ट दिसंबर 2024 के क्या है, मतलब किसने दिया, तो ये दिया यूनाइटेड स्टेट ने, जिन्होंने कहा कि कम से कम जो नवंबर दिसंबर में 62 और 43 केसेस जो है वो आए हैं, और 685 मिलियन के आसपास जो लोग आज तक इससे अफेक्ट हुए नोरोवायरस। और सबसे पहले ये यूनाइटेड स्टेट ने इसके बारे में बताया। इसकी बात की जाए अगर प्रिवेंशन की, तो हाइजीन अपना मेंटेन रखें, और बाकी जो है सेल्फ प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। इसको विंटर वॉमिटिंग भी बोलते हैं, नॉर्थ वर्क भी, और स्टोमक फ्लू भी। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी वाज इनॉग्रेटेड इन विच लोकेशन। आपको पता होगा, जैसे कि न्यूज में आया है, एक स्टेट है जिसने ग्लास ब्रिज बनाने के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जो है ग्लास ब्रिज बनाने के लिए
एक इनोग्रेल किया है, उसका इनोग्रेशन किया है, और वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, उसका मेन मोटिव क्या है समझते हैं। पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि लगभग 77 मीटर्स जो है लंबा ये ग्लास ब्रिज है, और ये जो है ये अपना कन्याकुमारी का जो एंड पॉइंट है, जैसे जो एंड पॉइंट है ना जहाँ पे काफ़ी लोग तमिलनाडु में जो लोग एंड पॉइंट पे जाते हैं वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए, उसी के बिल्कुल पास में एक स्टैचू है, ठीक है। कन्याकुमारी के एंड पॉइंट पे बिल्कुल एक स्टैचू है जो कनेक्ट करता है ये जो 77 मीटर जो है ग्लास ब्रिज है, ये किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और ये देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल से कनेक्ट होके इधर से ये स्टैचू के पास आता है, और इसका नेम इसका रीनेम क्या स्टैचू ऑफ विजडम, ठीक है, विद द विवेकानंद रॉक मेमोरियल। स्टैचू ऑफ विजडम से यहाँ तक ये जो है ये 77 मीटर्स जो है लगभग इसका लंबाई है, और ये कनेक्ट करता है, ठीक है। ये देखा, ये सबसे बड़ी इसका जो मेन पॉइंट है जिसके लिए ये बनाया गया, तो ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बनाया है लगभग किसके लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन। और उसके बाद एक और बात बताऊं, लगभग 37 करोड़ के आसपास इसके ऊपर लागत आएगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अपने फंड्स में से जाएगी। उसके बाद बात की जाए अगर कि ये किसने इसका जो है वो रखने की नींव रखी है, तो ये रखा है जी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर्स ने, जो कि इनिशिएटिव ये उनको अनवेल किया है तमिलनाडु के सीएम ने, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी वाज इनॉग्रेटेड इन कन्याकुमारी तमिलनाडु 30 दिसंबर 2024 बाय चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन। ये 77 मीटर लॉन्ग है, जो कि 37 करोड़ के आसपास जो है इसकी लागत आएगी बनने में। कनेक्ट करता है 1300 फीट टॉल सेंट त्रिपुरा स्टैचू, जिसका अभी नाम है स्टैचू ऑफ विजडम, ठीक है, जो ये इमेज में जो बताया गया है, ठीक है। इससे ये कनेक्ट करता है जो कि रॉक मेमोरियल को, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो ये है, इसको इन दोनों के बीच में कनेक्शन ये ब्रिज करता है, ठीक है, समझे इतना। चलिए तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ठीक है, और ये तमिलनाडु में है। चलो समझे इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD वाज 2024 वाज, इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक इंडिया जो है वो इसमें से कौन सी कैटेगरी में आता है। द ड्राइएस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड इन इंडिया, वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड इन इंडिया सिंस 1901, कोल्डेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड इन इंडिया सिंस 1901, या ईयर विद इन द मोस्ट रेनफॉल। क्या हुआ है भाई, इंडिया में सबसे ज्यादा सूखा पड़ा, या सबसे ज्यादा गर्मी थी, या सबसे ज्यादा सर्दी थी 1901 के बाद, या सबसे ज्यादा रेनफॉल था। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा गया कि इंडिया जो है 1901 के बाद, 1901 के बाद सबसे वार्मेस्ट रहा 2024 में, आफ्टर 1901। 1901 के बाद सबसे ज्यादा वार्म, जो सबसे ज्यादा गर्मी जो देखी गई वो इंडिया में देखी गई 1901 के बाद 2024 में, ठीक है। और उसके बाद ये बताया गया है कि लगभग 21.24 डिग्री सेल्सियस जो है एवरेज टेम्परेचर रहा है। एवरेज टेम्परेचर, मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर कितना रहा है, 31.24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि इसका मिनिमम एवरेज टेम्परेचर कितना रहा है, तो वो रहा है 20.24 डिग्री सेल्सियस। मतलब एवरेज 31 और मिनिमम 20 डिग्री भी टेम्परेचर सबसे कम रहा है, तो आप मान सकते हैं कि 20 डिग्री टेम्परेचर में भी अच्छी खासी गर्मी होती है। तो जब ये हमारे, आप जैसे हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में इसने 49 डिग्री टच किया है इस बार, 49 to 50 डिग्री टेम्परेचर जो है दिल्ली में बढ़ा है। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये कहा है कि 1901 के बाद जो सबसे गर्म साल, जो सबसे ज्यादा गर्मी जिस साल में पड़ी है वो 2024 है इंडिया में, ठीक है। चलिए तो 31 डिग्री के आसपास इसका सबसे हाईएस्ट एवरेज के हिसाब से देखा जाए, एक ना कि एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरा इंडिया का कैलकुलेशन है, ठीक है। 31 डिग्री, लगभग 31 से 32 डिग्री के आसपास ये हाईएस्ट रहा है, और 20 डिग्री के आसपास जो है ये लोवेस्ट रहा है। ये इसका डाटा है। एक बार रिपोर्ट देखते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया 2024 वाज द वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्डेड इन इंडिया सिंस 1901, ठीक है।
उसके बाद जो इनके डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल के, उन्होंने मृत्युंजय मोहोपात्रा, उन्होंने कहा कि स्टार्टेड दैट मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आर एक्सेप्टेड be higher than normal across the most part of the countries in January except the some areas of eastern, northern and western central region. ठीक है, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है the warmest year on record in 1901 1901 के बाद सबसे गर्म साल जो है, सबसे गर्मी वाला साल जो है 2024 का रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड रोमानिया एंड बुल्गारिया ऑफिशियली बिकम फुल मेंबर ऑफ सेशन जोन। ठीक है, चलिए कई क्वेश्चन पूछा है कि रोमानिया एंड बुल्गारिया ऑफिशियली बिकम फुल मेंबर ऑफ शेंगेन जोन कब हुआ। शेंगेन जोन एक ऐसा जोन है भाई यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज का, जिसके इर्द गिर्द जितनी भी कंट्रीज हैं वो बॉर्डर फ्री कंट्रीज हैं। ठीक है, जितनी भी कंट्रीज हैं वो उस पर कोई लिमिटेशंस, कोई वो एक बॉर्डर की जो पाबंदी है आने जाने की वो नहीं है कुछ कंट्रीज। इसमें जो रोमानिया और बुल्गारिया पहले नहीं थे। ठीक है, ये एक मिड पॉइंट है, शेंगेन मिड पॉइंट है इन कंट्रीज का, जिसमें स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और भी काफी सारी कंट्रीज जो हैं वो जो इसमें आती हैं। कम से कम 20 लगभग 29 स्टेट्स जो हैं वो इसमें 29 कंट्रीज जो हैं वो एडेड हैं, जिसमें नो बॉर्डर पॉलिसी है। ठीक है, उसके बाद ये इसने बोला है कि रोमानिया और बुल्गारिया भी ऑफिशियली बिकम्स द फुल मेंबर्स ऑफ दिस जोन। ये कब से है? 1 जनवरी 2025 के बाद रोमानिया और बुल्गारिया भी जो है इस शेंगेन जोन के जो है ऑफिशियली मेंबर हैं। जिसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इन दोनों की जो है जीडीपी वो इंक्रीज हो जाएगी, और इनके बीच में जो है जो जितना भी बॉर्डर जो भी था वो ये कम से कम 13 साल इस चीज का वेट किया गया है। 13 साल के बाद ये कंट्रीज जो 2 कंट्रीज हैं वो बॉर्डरलेस एरिया इन्होंने ज्वाइन किया है शेंगेन का। ठीक है, उसके बाद बात की जाए अगर के कितना जोन है, शेंगेन जोन नाउ इंक्लूडेड 29 मेंबर्स एक्सपेंडिंग द बॉर्डरलेस एरिया सिग्निफिकेंटली। अभी इसने 29 मेंबर्स हो गए, इससे पहले 27 थे। बुल्गारिया और रोमानिया के जुड़ने के बाद 29 हो गए, और ये एनालाइज किया गया इकोनॉमिक्स इंपैक्ट का इन पे पड़ सकता है कि एटलीस्ट 1% के आसपास इनकी जीडीपी इंक्रीज हो सकती है इस डिसीजन के मद्देनजर चलते हुए। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो 1 जनवरी 2025 में ये जो है अपना कनेक्ट इनका बॉर्डरलेस ओपन बॉर्डर हो जाएगा, और एस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 26 मार्च 1995। 26 मार्च उल्टे हाथ से लिख के रखते हैं, 26 मार्च को जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। और अगर बात की जाए कि और भी कौन सी कंट्रीज हैं इसमें, तो बात डेनमार्क है, आयरलैंड है, सिप्रस है, और स्विट्जरलैंड, नॉर्वे वगैरह ऐसी कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये ओपन ट्रेडिंग बॉडी है और ओपन बॉर्डरलेस बॉडी है, जिसमें ये अब 29 मेंबर्स हो चुके हैं, पहले 27 थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जनवरी 1, 2025। ठीक है, समझे आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द CR450 प्रोटोटाइप द वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन। चलिए, ऐसा कारनामा तो या जापान कर सकता है और या चाइना कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें जापान का तो ऑप्शन है नहीं, तो सीधा सा एक आंसर निकलता है चाइना। बात करते हैं क्या है ये CR450 और कैसे वर्क करती है सब कुछ। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि CR450 इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन। ठीक है, दुनिया की सबसे तेज रफ्तार पे चलने वाली ट्रेन है, जो लगभग 450 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर की स्पीड पे चलेगी। इससे पहले CR400 भी एक चाइना का मिशन था, जो 400 के आसपास किलोमीटर पर आवर पे स्पीड पे चलती थी, CR400। ठीक है, ये इनका CR जो है 450 जो है, इसे नया मॉडल है इस ट्रेन का। तो ये लगभग 450 के आसपास जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड है, और ये जो है चाइना का कम से कम 70,000 किलोमीटर एरिया जो है ये कवर करने की ये ट्रेन जब फुली फंक्शनल हो जाएगी। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें जो है वो कंफर्टेबल कैबिन्स हैं और नॉइस रिडक्शन का
नॉइस रिडक्शन का भी इसमें फॉर्मूला है, जिसमें आपको अंदर बैठे हुए कोई भी नॉइस पोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। इसमें एक स्पेशल कुछ कैबिन बनाए हैं जिसमें आपको व्हील चेयर्स और बाइसाइकिल्स रखने की जगह है, ठीक है। इसमें एडवांस फीचर्स दिए गए हैं जो आपकी जितने भी आपका ट्रैवल है उसको जो है बहुत ही लग्जरियस बना देंगे। और इसका मेन मोटिव यह है कि लगभग 20% ये जो एनर्जी को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी चाइना। एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं फिर आपको समझा देंगे। चाइना अनवील्ड CR450, द वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन विद टेस्ट स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर पर आवर, ए कमर्शियल स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर। मतलब 400 की स्पीड पे तो ये चलेगी ही चलेगी। इट सरपासेस द CR450 फॉर 350 किलोमीटर पर आवर एंड रिफ्लेक्ट्स ब्रेक थ्रू इन स्पीड, एनर्जी एफिशिएंटली, सेफ्टी एंड कंफर्ट डेवलप्ड टू 20,000 किलोमीटर 2 लाख किलोमीटर ऑफ टेस्ट, 2 लाख किलोमीटर का टेस्ट करके 3000 सिमुलेशंस एंड 2000 प्लेटफॉर्म टेस्ट करके इन्होंने ये रिकमेंड किया। और ये रहा इसका कुछ ओवरव्यू ट्रेन का। देख रहे हैं बुलेट शेप की तरह ट्रेन है। फीचर्स क्या है? इंक्लूड वाटर कूल्ड ट्रांजैक्शन, high speed stability, bogies and 20% reduction in energy uses, enhance passenger comfort with noise reduction, spacious cabin and storage for bicycles and wheelchair, align with China's plan to expand rail network by 70,000 किलोमीटर by 2035 तक लगभग 70,000 किलोमीटर का इनका एरिया जो है ये ट्रेन कवर करने वाली है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन बी चाइना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड नीडल फ्री शॉक सिरिंज फॉर पेनलेस इंजेक्शन। कौन से इंस्टीट्यूट ने, IIT हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, इनमें से कौन सा IIT ने नीडल फ्री जो है सुई के बिना एक सिरिंज आ जाती है, सुई के बिना सिरिंज इन्वेंट किया है जो पेनलेस आपको इंजेक्ट करेगी आपके बॉडी में। और दूसरी जो सिरिंज होती है नॉर्मल वाली सुई वाली, उसके अलावा ये एक शॉकर टाइप का एक ऐसा बॉडी में आएगा जिसको करेंगे, जिसमें पेनलेस और बिना स्किन इरेडिकेशन के, बिना स्किन हर्ट के और बिना किसी ब्लड निकलने के आपका जो है ये पेनलेस तरीके से ये आपको इंजेक्शन करेगा। तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने बनाया? और अगर बात की जाए कि इसका और क्या बेनिफिट है, तो ये इन्फेक्शन लेस है, ठीक है। दूसरी सिरिंज का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब ब्लड निकलता था या कहीं ना कहीं जब वो स्किन के अंदर जाती थी तो वो जो है आपकी जो वो नीडल थी वो इन्फेक्शन क्रिएट करती थी। उसके बाद स्किन डैमेज ये नहीं करने देगी, इससे स्किन डैमेज नहीं होगा। जैसे आपकी बात करें दूसरी सिरिंज की नॉर्मल वाली, तो वो उसमें स्किन डैमेज होता था लेकिन इसमें नहीं होगा। उसके बाद अगर बात की जाए कि ये कितना टाइम चलेगी, तो ये सपोर्ट करेगी लगभग 1000 के आसपास, लेकिन इसका नोजल जो है वो चेंज करना पड़ेगा। एक सिरिंज 1000 बार चलेगी लेकिन नोजल चेंज करना पड़ेगा। एक बार आपको मैं इसका वो बताता हूँ कि ये कैसा किस टाइप का है। ये देखिए, ये है इस सिरिंज का कुछ एक पार्ट। जैसे आप बात करते हैं ये सिरिंज इस टाइप किया, प्रेशर सेक्शन है, इंपल्स जनरेटर है, ड्रग होल्डर है, इसके बीच में ये वाला पार्ट जो है ये नोजल जो है ये चेंज होगा, ये वाला नोजल। बट ये बाकी वाला पार्ट जो है लगभग 1000 बार ये है इंजेक्शन जो है वो कर सकता है, ठीक है। चलिए, ये इसका अपर पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है और ये नोजल है जो ये इस टाइप का बनता है, ठीक है। चलिए ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी रिपोर्ट की, तो ये IIT बॉम्बे ने बनाया है स्टूडेंट्स, ठीक है। IIT बॉम्बे ने ये सिरिंज बनाई है और आपको डेवलप किया ये शॉक वेव बेस्ड नीडल फ्री सिरिंज फॉर पेनलेस ड्रग डिलीवरी, reducing skin damage and infection risk. The syringe uses high energy shock waves to create a microjet of liquid drugs that penetrates the skin without needle, ठीक है। उसके बाद कंसिस्ट इसमें ड्राइवर है, ड्रिवन सेक्शन है, ड्रग होल्डर जो मैंने आपको अभी पिक्चर में बताया भाई, प्रेशराइजिंग नाइट्रोजन गैस इफेक्टिवली इन द टेस्ट रैट्स इंश्योर डीपर टिश्यू पेनिट्रेशन एक्सेट्रा जो हमने ये ओवरस्पोर्ट और 1000 यूजर्स नीडलिंग ओनली नोजल रिप्लेसमेंट, ठीक है। चलिए, तो ये जिसने बनाई है ये सिरिंज वो है IIT बॉम्बे, ठीक है। चलिए, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं कि आपके मुताबिक, आपके हिसाब से क्या ये सिरिंज जो इन्होंने बनाई है नीडल फ्री, क्या ये ज्यादा सेफ है या ओल्ड वाली जो हमारी ट्रेडिशनल सिरिंज है वो सेफ है? इन दोनों का जो अगर आपको जो भी आपकी जो राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विवाद से विश्वास स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर?
विवाद से विश्वास स्कीम इज एसोसिएटेड इन विच सेक्टर। देखो गवर्नमेंट ना बहुत सी स्कीम्स निकालती है, ठीक है, उसमें एक स्कीम है विवाद से विश्वास। विवाद क्या होता है? विवाद हिंदी का वर्ड है जिसमें आप किसी भी फसाद को बोलेंगे। अगर कोई भी फसाद, झगड़ा या क्यूरोसिटी या कुछ भी, किसी भी कोई पंगा है या कुछ भी है, किसी मसले में आप फंसे हो या कुछ को विवाद बोलते हैं। और विश्वास बोलते हैं ट्रस्ट को, ठीक है, आपका कितने, आप किसी के ऊपर यकीन कितना है, आप कितना वो करते हो। इस टर्म को यूज करके इन्होंने एक टर्म बनाई विवाद से विश्वास, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, इससे पहले ये इसको जो इस बार का विवाद से विश्वास है इसको 2.0 कहा गया है, ठीक है। इससे पहले 2020 में निर्मला सीतारमण ने अपना बजट स्पीच में इसका अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। इसके अनाउंसमेंट के मुताबिक ये था कि 31, मैं तब की बात कर रहा हूं 2020 की, कि 31 मार्च से पहले, सबसे पहले एक बार हम डेट तब बताएंगे, पहले एक बार हम केस समझते हैं, ठीक है। केस हम ये समझते हैं कि ये जो है विवाद से विश्वास, ये एक्चुअल में है क्या। देखो आप सबको पता है टैक्स डिस्प्यूट्स होते हैं हमारे, इंटरेस्ट डिस्प्यूट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स हमारे इंडिया में कॉमन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदे का 1 लाख रुपए का टैक्स बना, ठीक है, 1 लाख। हम ये इसकी बात करते हैं विवाद से विश्वास है क्या। 1 लाख रुपया एक बंदे का टैक्स बना किसी भी चीज का, ठीक है। उस बंदे को 1 लाख रुपया टैक्स पे करना था लेकिन उसने नहीं किया, तो वो 1,20,000 जो इंटरेस्ट के साथ इंक्रीज हो गया। मतलब 1 लाख पर 1,20,000 मतलब 20,000 के आसपास उसका जो है वो 20,000 टैक्स उसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया, ठीक। इतनी इधर तक बात क्लियर है। अब समझते हैं विवाद से विश्वास स्कीम है क्या। देखो जिस बंदे ने 1 लाख रुपया नहीं भरा, इसका टैक्स 1 लाख रुपया अपना टैक्स नहीं भरा, डिस्प्यूट उसके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई वो 1 लाख रुपया टैक्स भर लो, नहीं तो इंटरेस्ट इतना लगेगा। वो बोल रहा है मैं नहीं भरूंगा। इसके और इसके बीच में डिस्प्यूट बन गया, ये हो गया डिस्प्यूट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, टैक्स डिस्प्यूट, ठीक है। ये इंसान बोल रहा है कि मैं टैक्स नहीं भरूंगा, ठीक, समझ आई इतनी बात। अब गवर्नमेंट ने ये बोला, निर्मला सीतारमण ने, कि भाई 31 मार्च तक, 2020 की बात कर रहा हूं ये मैं, ठीक है, अभी की बात अभी करेंगे, उस पर भी आते हैं, लेकिन आपको केस सिनेरियो समझा रहा हूं कि 31 मार्च से पहले पहले आपको ये टैक्स भरना है, जिसमें हम आपको इतना कंपनसेट कर देंगे कि आपको ये जो एडिशनल 20,000 इंटरेस्ट लगा है ये नहीं भरना। समझे आप इतनी बात कि एडिशनल 20% टैक्स आपको इंटरेस्ट नहीं भरना, आप 1 लाख का 1 लाख भर लो, ठीक। ये था, ये फेब में इनकी, फरवरी में इन्होंने बजट के स्पीच में ये बयान दिया और उन्होंने एक डेडलाइन दी कब, 31 मार्च। एक डेडलाइन थी जिसमें आपको नो इंटरेस्ट के बेस पे आपको टैक्स भरना था। बट उन्होंने ये कहा कि अगर आप 31 मार्च से आगे गुजरते हो, 31 मार्च से आगे जाते हो, तो आपको 10% इसका भरना पड़ेगा, मतलब 50% इसका भरना पड़ेगा जो आपका टैक्स होगा। समझ रहे हो, 1,20,000 था इसका टोटल, $1.20 टोटल था इसका। अभी इसको अगर डेट एक्सटेंड हो गई, ठीक है, इसकी डेट अगर निकल गई 1 मार्च से, तो इसको 1.10 भरना है। ये एक छूट दी गई थी निर्मला सीतारमण के द्वारा, ताकि टैक्स डिस्प्यूट जो है, टैक्स डिस्प्यूट्स वो खत्म हो सकते हैं। लगभग 5 लाख के आसपास टैक्स डिस्प्यूट जो है, डिस्प्यूट्स वो अभी तक हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग है। गवर्नमेंट और भले या ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और ये कंपनी भी हो सकती है। समझे, इतनी बात आपको समझ आई कि ये क्या है विवाद से विश्वास। अब आते हैं विवाद से विश्वास पार्ट 2 के बारे में। चलो अब ये आ गया पार्ट 2 जो 2024 में लागू हो गया। अभी 2024 में एक डेडलाइन मिली, जो मिली क्या, जनवरी 31 जनवरी तक जितना भी आपके पास है टैक्स पेंडिंग है, वो आप 31 जनवरी से पहले अगर भर दोगे तो आपके ऊपर उसका इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा, इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा। तो आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जैसे हमने जो केस समझा एज इट इज, अभी इसको एक्सटेंड करके 2.0 का नाम दिया गया। तो इसमें यह कहा गया सेम एज इट इज रखा, लेकिन सिर्फ डेट चेंज कर दी। क्या डेट रखी, जनवरी 31,
31 जनवरी से पहले पहले अगर आप करते हो, इसको भर देते हो अपना, तो आपको जो है वो टैक्स नहीं, इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, सीधे से समझ आ जाती है बात कि ये विवाद से विश्वास स्कीम जो है ये किसके साथ एसोसिएट है, टैक्सेशन के साथ। ठीक, चलो एक बार हम रिपोर्ट देखते हैं। मेरी जो रिपोर्ट थी वो आपको समझाई, अभी हम आगे रिपोर्ट देखते हैं। ठीक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर विवाद से विश्वास स्कीम जनवरी 31 2025। कहां तक थी ये? पहले थी दिसंबर 31 तक थी 24, अब ये एक्सटेंड होकर 2025 तक हो गया, जनवरी के 31 तारीख तक। ठीक है, 2000 यूनियन बजट 23-24 में ये अनाउंसमेंट जो है इस स्कीम का हुआ। विवाद से विश्वास स्कीम इज मॉडल ऑन 2019 सबका विश्वास स्कीम, जो 2019 में सबका विश्वास स्कीम के ऊपर ये मॉडल है। इनडायरेक्ट टैक्स, इट फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। द स्कीम आल्सो ग्रांट्स इम्यूनिटी फॉर परक्यूशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट मैटर एज द डिक्लेरेशन। ठीक है, जो आपको मैंने डिटेल समझाई एज इट इज, आपको बस ये याद रखना है कि ये है क्या चीज, मुद्दा। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका मतलब ये रहेगा इसका करने का कि ये जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने का मैटर है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, who has been appointed as the new director general of reserve of CRPF। CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देखो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, सीआरपीएफ का न्यू डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुआ है। सबसे पहले आपको यह बता दूं, सीआरपीएफ एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी बॉडी है जो जुलाई 27 1939 में एस्टेब्लिश हुई। ठीक है, जुलाई 27 1939 में एस्टेब्लिश हुई, जो एक विक्टोरियल और एक जिसका नाम, इसका पहला नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। देखो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस सीआरपीएफ का पहला नाम था, लेकिन अंडर सीआरपीएफ एक्ट, जब सीआरपीएफ एक्ट आया उसके तहत जो है इसका नाम जो रखा गया वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रखा गया। ठीक है, और ये कब आया? 28 दिसंबर 1949 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1949 को ये एक्ट आया, जिसके थ्रू ये इसका नाम जो है सीआरपीएफ रखा गया। ठीक, अभी बात करते हैं कि कौन है, इसके क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन है इसके सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल। तो एक बार रिपोर्ट देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। वितुल कुमार इन 1993 बैच आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ये आईपीएस ऑफिसर हैं जो अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ। ठीक, वितुल कुमार इनका नाम है, अपॉइंट किया डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ आफ्टर अनीश दयाल सिंह, रिटायरमेंट, बोर्न इन बठिंडा पंजाब। कुमार ने डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एनआईसी, आगे उनका लिखा आप देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वितुल कुमार। ठीक है, नए डायरेक्टर जनरल जो सीआरपीएफ के बने हैं। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि which state won the senior national men's handball championship 2024। ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेट है जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जो है 2024 का टाइटल जो है वो जीती है। और ये आपको मैं बता दूं, ये 34-31 के बीच में ये विक्ट्री हुई है। ठीक है, तो ये जीता है भाई केरला ने। केरला एक ऐसी टीम है जिसने नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता, जो कि टाइटल था 34-31 की विक्ट्री से जीता। किससे? चंडीगढ़ से। फाइनल रीच हुआ किसने? अगेंस्ट सर्विसेज 23-21। चंडीगढ़ एडवांस टू फाइनल बाय डिफीटिंग इंडियन रेलवे 32। इन्होंने डिफीट किया, पहले पहुंच के, चंडीगढ़ पहले पहुंच गया था, किसको डिफीट करके? इंडियन रेलवे को। ठीक, केरला देवेंद्र वाज द नेम ऑफ द बेस्ट प्लेयर। देवेंद्र नाम का एक केरला का प्लेयर था जिसको बेस्ट प्लेयर बताया गया। राहुल वन बेस्ट गोलकीपर एंड सुजीत वन ऑनर्ड एज द बेस्ट लिफ्ट विंग प्लेयर सर्विस एंड इंडियन रेलवे शेयर थर्ड प्लेस इन टूर्नामेंट। ठीक है, चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस का। सबसे पहले आता है कि ग्लास ब्रिज कहां पे बनने जा रहा है, तो वो बनने जा रहा है कन्याकुमारी में, बिटवीन कन्याकुमारी तमिलनाडु। 23 दिसंबर 2024 में चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने इसको इनॉग्रेट किया, जो 77 मीटर लॉन्ग है, जो सेंट त्रिवुलर स्टैचू, जिसका नाम स्टैचू ऑफ विजडम है, उससे बीच में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बीच में बनने जा रहा है। उसके बाद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से 2024 जो है वो इंडिया का सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा है 1901 के बाद। ठीक, उसके बाद अगर देखें तो बल्गारिया और रोमानिया जो है वो शेंजगेन
के जो जून के ऑफिशियल मेंबर बने हैं कब 1 जनवरी 2025 से। उसके बाद अगर बात की जाए कि CR 450 क्या है, तो ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जो 450 के लगभग अपनी स्पीड जिसकी हाईएस्ट स्पीड है जो चाइना ने बनाई है, ठीक है। उसके बाद करते हैं शॉक फ्री सिरिंज कहाँ पे हुई है डेवलप, नीडल फ्री सिरिंज, वो IIT बॉम्बे ने डेवलप किया। उसके बाद बात करते हैं कि विवाद से विश्वास स्कीम जो इतना लंबा मैंने आपको बताया, वो स्कीम किसके साथ एसोसिएट है, वो एसोसिएट है टैक्सेशन के साथ। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF कौन बने, वितुल कुमार ने, ठीक है। उसके बाद बताया सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सी स्टेट जो है वो टूर्नामेंट जीती, तो वो है केरला। तो ये है हमारे कुछ लिंक स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको बहुत ही अच्छी इसमें आपके लिए वीडियोस आने वाली हैं, आ रही हैं हमारे जो है भीष्मा बैच के थ्रू। और अगर बात की जाए रीजनिंग, मैथ्स और GS की, तो डेली 5:30 बजे आपको लाइव वीडियोस इसमें मिल जाती हैं। तो ट्राई कीजिए कि इसको इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिटेड हो जाएं, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो अच्छे से आप निकाल पाएं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।